नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। आज क्लास नंबर 4 हम कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या धारणाएं हैं, कौन से प्रावधान हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज कौन से देश से कौन से प्रावधान को लिया गया है, ठीक है। विद्वानों के क्या क्या मत थे भारतीय संविधान के प्रति, उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए क्या कहता है भारतीय संविधान। संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, ठीक है, ये जानकारी। अच्छे आगे देखिए, मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ये मूल संविधान के अंतर्गत आता है। वर्तमान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, संख्याक यानी कि 395 ही संख्याक हैं। मतलब कि मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे, उनके अंदर भाग बना के डाल दिए गए हैं। 465 इनकी संख्या अब आप मान सकते हैं, करीबन 25 भाग, ठीक है। 22 भाग ही थे, उसके अंदर पार्ट डाल दिए गए हैं, जैसे 1 2 ऐसे डाल के 12 अनुसूचियां, मतलब कि 4 अनुसूचियों को और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगला पार्ट हम देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, ठीक है। भारतीय संविधान को लचीलापन और जटिलता के कारण जाना जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या कहता है। संप्रभु संपन्न राज्य, ठीक है, संप्रभुता संपन्न राज्य के बारे में हम देखते हैं। जो अपनी आंतरिक तथा विदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, मतलब कि भारत के ऊपर किसी भी देश का, किसी भी मंडल का, किसी भी राष्ट्रमंडल का, यूएनओ का कोई भी दबाव नहीं है। भारत अपनी इच्छा अनुसार चलता है, ठीक है। आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक सदस्य है, उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार है, ठीक है। भारत की सदस्य है, वो अपनी इच्छा अनुसार है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ब्रिटेन में जो आनुवंशिक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवंशिक आप कह सकते हैं, वहाँ प्रिंसेस बोला जाता है। हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, एकल संक्रमणीय आप बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है संसदीय सरकार। संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है, ठीक है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों मंत्री परिषद पर निहित होती है, ठीक है। आदि के बारे में हम देखेंगे। आगे क्या कहता है, यह प्रणाली, मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, आप सभी जानते हैं। यह प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है, ठीक है। कठोरता एवं लचीलापन संविधान। कठोरता एवं लचीलापन संविधान के बारे में हम देखते हैं क्या कहता है। आपको बता दिया गया है कि संविधान, भारतीय संविधान कहीं कहीं पर लचीलापन तो कहीं पर कठोर दिखाई देता है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों हैं, ठीक है। कठोर इसलिए क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, ठीक है। ज़्यादातर प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, यह लचीलेपन को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सी ऐसे संशोधन हैं जहां पर साधारण बहुमत से प्रावधान किया जा सकता है। अगला है पथनिरपेक्ष राज्य। पथनिरपेक्ष राज्य। धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि यहाँ पर बहुत से धर्मों का निवास है। संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता, मतलब कि सभी धर्मों को यहाँ पर समान समझा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को एक समान समझता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा अल्पसंख्यक, याद रखिए। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक समुदाय वे होते हैं जहाँ देखते हैं आप जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है। सुरक्षा प्रदान की गई। इसके लिए अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने तथा अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रावधान करने का अधिकार है, ठीक है। ये अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है पॉइंट। अगला हम पॉइंट देखते हैं, विधि का शासन, ठीक है। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है।
विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ठीक है। इस वाक्य को पूछ लिया जाता है, यह वाक्य किसका है। ठीक है। तो अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को जो अच्छा मानता है वही उसके लिए ही संविधान अच्छा है, जो संविधान को बुरा बताता है उसके लिए संविधान बुरा ही है। ठीक है। संविधान की प्रकृति के बारे में जानेंगे। संविधान की संरचना इंपॉर्टेंट है, सभी विद्वानों के मत देखिए क्या क्या कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संज्ञात्मक एकात्मक विद्वानों ने माना है। ठीक है। SR बोमोई, ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, SR बोमोई भारत संघ मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने का मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंज्ञात्मक संविधान है। ठीक है। ये SR बोमोई भारत संघ मामला 1994 की बात है। अगला, अंबेडकर के अनुसार केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है। मतलब ये केंद्र शक्ति ज़्यादा है, प्रांतों की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, फिर भी यह परिसंज्ञात्मक संविधान है। हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है। ठीक है। ये अंबेडकर के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। आगे देखिए, आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ठीक है। अगला है, प्रोफेसर KC वियर ने इसे अर्ध संघीय संविधान कहा जाता है। देखिए, इन पॉइंटों को हमने इसलिए बीच में ऐड किया है कि इनके बारे में ज़्यादातर पूछ लेता है कि ये वाक्य किसका है, भारतीय संविधान के बारे में किन किन बातों को जोड़ा गया है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। ठीक है। अगला है, आचार्य दुर्गावास बसु ने यह कहा संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय, देखिए ये वाक्य पूछा गया है, और न ही अशुद्ध रूप से एकात्मक, यह दोनों का समायोजन है। ठीक है। मतलब कि ये बताया गया है कि भारतीय संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, यह दोनों का संयोजन है, यानी कि दोनों का मिलाजुला रूप है। ठीक है। राजमन्नार समिति 1971, इनके बारे में आपको जानकारी मिलती हुई। सरकारिया आयोग 1983 ने भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। ठीक है। सरकारिया आयोग और राजमन्नार समिति, एक समिति आई 1971 के अंदर और सरकारिया समिति आई 1983 के अंदर, ये भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अच्छे से इनको। देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ये बात के पहला पॉइंट से हम देखते हैं। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। ये जापान के संविधान से है, याद रखिए। जर्मनी का संविधान आपातकाल उपबंध। ठीक है। तीनों आपातकाल हमें राष्ट्रपति शासन, ठीक है, आपातकाल, विधि, आपातकाल, ठीक है, तीनों हम देख सकते हैं। अगला है, रूस का संविधान मूल कर्तव्य, रूस से लिया गया, हमने पढ़ा है 51 से है। ठीक है। अगला है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। ठीक है। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक, ये पूछ लेता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत भी कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड से क्या लिया गया है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत बार पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है। राष्ट्रपति को जो चुना जाता है उसकी निर्वाचन पद्धति, राज्यपाल में सदस्यों का नामकरण। ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। अगला हम आ जाता है अमेरिका का संविधान। ठीक है। अमेरिका के संविधान के बारे में देखेंगे। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार पूछ लेता है, मूल अधिकार, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, ये हमने कहाँ से लिए गए हैं, ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। लोक जनहित याचिका PIL, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। ये अमेरिका से लिए गए प्रावधान हैं। अगला पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान। पहला पॉइंट देखते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है। 3 सूची में समवर्ती सूची ली गई है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से।
व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारा। अगला है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ब्रिटेन से 8 वाक्य देखते हैं। पहला है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से हमने बहुत ज़्यादा प्रावधान हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए हैं। आगे है कनाडा का संविधान। कनाडा इंपॉर्टेंट है, एक दो वाक्य देखिए। पहला इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में नहीं तो ना, ये बार बार पूछ लेता है। शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में नहीं तो ना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संज्ञात्मक विशेषताएं। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट दक्षिण अफ्रीका का संविधान। लास्ट पॉइंट हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसके अंदर हमने लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यपाल के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन आप जानते होंगे 368 हमने कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। इसी के अंदर ऐड किया गया है, अलग से देखिए। राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर हम पढ़ेंगे पहला राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, बहुत बार पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, केसरिया सफेद व हरे रंग की 3 पट्टियां होती हैं, 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्कर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाइन। अगली देखिए क्या कहता है। 12 मार्च 2018 को करंट भी इसके अंदर जोड़ दी गई है। जो भी इसके अंदर जोड़ा गया है वो बताया गया है। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फीट फहराया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखा हमने लद्दाख के अंदर भी सबसे लंबा यानी कि भारी झंडा बनाया गया था। अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम जानते हैं। करंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो आप जानते होंगे। ठीक है, लद्दाख के अंदर सेना द्वारा तिरंगा बनाया गया था। ये करंट क्वेश्चन है। अगला हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह देखिए सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं सारनाथ के अशोक स्तंभ 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भरता भक्ता का प्रतीक है, मतलब निडरता का प्रतीक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। पट्टी के मध्य में 24 तिलियां 24 घंटों का प्रतीक हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पट्टियां हैं नीचे तिलियां हैं उसके अंदर 24 घंटों का प्रतीक 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया। चक्कर के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान, ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रतीक, और चक्कर के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, फलक के नीचे मुंडको निषेध का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको निषेध से लिया गया है। देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या वाक्य दिया गया है? सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। अगला राष्ट्रगान, छोटे छोटे वाक्य के अंदर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम पढ़ते हैं। अगला है हमारा पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। जो मूलतः लिखा गया था वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जन गण मन। ठीक है, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला पॉइंट हमारा, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। ठीक है, ये राष्ट्रगान के बारे में चर्चा की। अगला है हमारा राष्ट्रगीत, वंदे मातरम
की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। इसे जनगणमन के समान दर्जा प्राप्त है, ठीक है। पहली बार सन 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। वो 26वें अधिवेशन में और ये 12वें अधिवेशन 1896 में गाया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय पंचांग। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर हम देखते हैं उसी के बारे में है। ग्रीगेशियन कैलेंडर के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ देश भर के लिए संख संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है। चैत्र का महीना हम सामान्य तौर पर बोलते हैं। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, ठीक है। चैत्र महीने में के अंदर, ठीक है, जो साल हमारा होता है वो सामान्य वर्ष के लिए 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी आदेशों के लिए अपनाया गया था। भारतीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अवधि वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। एक दो पॉइंट देख लेते हैं इसमें। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी आदेशों के लिए अपनाया गया था, ठीक है। एक दो पॉइंट है। अगला हम राष्ट्रीय पशु जानते हैं, देखते हैं। बाघ, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। बाघ, देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1973 को। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए। अगला है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। भारतीय मयूर हंस के आकार के रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलंगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय महाद्वीप में पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान है, ठीक है। कब है ये? भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम है 1972 का, ठीक है। टाइगर का 1973 का। अगला हम राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारतीय कला और प्रांगण साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा व कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? कमल है, ठीक है। आपने देखा भी होगा ज़्यादातर। अगला पॉइंट हम देखते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय फल आम। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीन यात्री एनसोंग ने भी इसका स्वाद चखा, इस फल की सराहना की थी। मतलब कि ये पहले की बात भी कर रहा है कि जब तक चीन यात्री एनसोंग भारत आया था, ठीक है, उस टाइम आम का प्रचलन अत्यधिक था। क्या कहता है? मुगल बादशाह अकबर ने के दर में बिहार में 10,000 पेड़ लगवाए, जिसे लक्खी बाग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आम के पेड़ लगवाए थे मुगल बादशाह अकबर ने, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी हम जाते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों, मैदान पर 2225 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां उसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, क्या कहता है? राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ठीक है। गंगा डॉल्फिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विलुप्त जीव गंगा डॉल्फिन सुस को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी के बारे में देखते हैं। अक्टूबर 2010 में घोषित की राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की।
हाथी केरल, कर्नाटक तथा झारखंड का राजकीय पशु है। ठीक है, कब की गई थी? अक्टूबर 2010 को, 22 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मुद्रा, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा देखते हैं। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह एक नया प्रतीक मिला। कब मिला था? 15 जुलाई 2010 को। देवनागरी लिपि के रे और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया। अशोक चक्र, संसदीय भवन चक्र, धर्म चक्र, प्रकृति एवं जीवन चक्र का प्रतीक है। ठीक है, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। अगला हमारा, दो तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण, 24 तीलियां, आदर्श बौद्ध समर्थों के लिए 24 गुण। ठीक है, ये कुछ वाक्य इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कि अशोक चक्र है, संसदीय भव चक्र है, धर्म चक्र प्रगति एवं जीवन का प्रतीक है। ये हमारे जो ऊपर के वाक्य हुए हैं। दो तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण है, 24 तीलियां हमने जो बताई थी उनके वाक्य में आदर्श बौद्ध समर्थों के गुण हैं, 24 घंटे का प्रतीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाक्य। अगला हमारा, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट रहेगा शायद हमारा। अगला देखते हैं हम। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VN खेरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना। ठीक है, उससे पहले यह मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है, कोई भी अपने घर, कारखाने, कंपनी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकता था। अपने घरों, दफ्तरों राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान अनुच्छेद 19A, ठीक है, 1A के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। यह अधिकार किसके द्वारा दिया गया था? नवीन जिंदल के द्वारा इसकी पेशकश की गई थी। 20 मार्च को विश्व गौरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरिया दिवस मनाया जाता है। यह है आपका रुपए का जो चिन्ह है उसका दिखाया गया है। ठीक है, रे और इंग्लिश के अक्षर आर से लिया गया वाक्य ही हमारा। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट था। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बहुत से प्रतीक देखे हमने जो इम्पोर्टेंट हैं, उन वाक्यों को पढ़ा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।